वेलकम बैक, मोस्ट वेलकम। एक बार फिर आपका स्वागत है अनिल कुमार बघेल सर के यूट्यूब चैनल बघेल सर केमिस्ट्री में, जहां आपको कुछ अद्भुत विद्याएं सिखाई जाती हैं, बातें बताई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं। हमारा चैनल विशेषकर केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए है, जहां आपको कठिन सी चीज़ें सरलता से और ट्रिक के द्वारा समझाई जाती हैं। अच्छा मेथड होगा, देखें, सुनें और पढ़ें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, यह आपसे विनम्र निवेदन है। हमारा चैनल आज एनसीईआरटी बोर्ड की कक्षा 12 की रसायन विज्ञान का जो चैप्टर हमारा डी है, 8वां पार्ट है, डी एवं एफ ब्लॉक। तो पिछले वाले कई वीडियो हमने डी ब्लॉक की चर्चा कर रखी थी, उनके गुणधर्म भी बताए हैं, उनके कंपाउंड भी बताए हैं, सारा कुछ उनकी केमिस्ट्री बताई है। आज हम आपको लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड दोनों श्रेणी, जिसमें हमने पीछे वाले में लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों का पूरा डिस्कशन किया था, आज हम आपको 5F श्रेणी, और जो 5F श्रेणी होती है वो हमारी एक्टिनॉइड से श्रेणी होती है, शुरू होती है। इसका परमाणु क्रमांक होता है 89। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या लिखते हैं? रेडॉन 86, 86। जो अक्रिय गैस होती है रेडॉन 86, 86। 86 के बाद जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो हमारे 7S में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं और 6D में 1 इलेक्ट्रॉन जाता है, क्योंकि हमारा ये जो तत्व है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। और इसके बाद के सभी भी जो परमाणु क्रमांक है 89 से लेकर के 90 से लेकर के और 103 वाले तत्व, वो सभी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हमारे 5F की संक्रमण श्रेणी में भरे जाते हैं। 5F की संक्रमण श्रेणी में भरे जाते हैं, अंतः संक्रमण की श्रेणी में भरे जाते हैं, अंतः संक्रमण की श्रेणी में भरे जाते हैं। इसीलिए हमने इस श्रेणी को जो है वो 5D श्रेणी, 5F श्रेणी को क्या कहा गया है? एक्टिनॉइड श्रेणी कहा गया। क्या है? एक्टिनॉइड। इसको एक्टिनॉइड श्रेणी कहा जाता है। तो हम यहाँ से बात शुरू करते हैं। सबसे पहले इन जो 14 तत्व आते हैं इसमें, इससे पहले वाली श्रेणी में भी हमारे 14 तत्व आते थे और इस वाली श्रेणी में भी 14 तत्व आते हैं। तो 14 तत्वों को एक लय में, एक क्रम से याद करना थोड़ा टिपिकल हो जाता है। तो उस टिपिकल को सरल बनाने के लिए हमने ट्रिक बनाई है, और ट्रिक बनाने के लिए उसका नाम भी बता रहे हैं आपको क्या है। वो है थापा ऊ, यानी किसी व्यक्ति का नाम है थापा ऊ। उससे कहा गया कि भैया तू मार्केट जाना है तेरे को, और मार्केट जा कर के इस थैले में क्या क्या लाना है। तो नाम क्या है? थापा ऊ निप्पू, यानी जो निप्पो सेल होते हैं वो निप्पो सेल लाने। तो हमने निप्पू की जगह क्या कर दिया? निप्पो कर दें। क्या लाने हैं आपको? थापा ऊ से कहा गया भैया मार्केट जाइए थैला लेके, और वहाँ आपको क्या लाना है? निप्पो सेल लाने हैं। फिर क्या लाना है? पाव मीन्स आधा पाव, यानी आधा किलो का आधा पाव आम, सेम, बाकी सिर्फ इसमें का मतलब थैले में। FM मोबाइल डिस्प्ले नहीं लानी है। हमने बनाया है थापा ऊ, निप्पो, पाव, आम, सेम, बाकी सिर्फ इसमें FM मोबाइल डिस्प्ले नहीं लानी है। फिर भी मैं आपको एक बार ओरली बता देता हूँ कि थापा ऊ, निप्पू, पाव, आम, सेम, बाकी सिर्फ इसमें FM मोबाइल डिस्प्ले नहीं लानी है। आपको बाजार जाना है और बाजार से हमने जो बताई हैं वो सौदाएं आपको क्रम से खरीदनी है। तो क्रम से खरीदने के लिए हमने यहाँ पर क्या लिखा? क्रम से इनके नाम और संकेत लिख लिए। नाम और संकेत लिखने के बाद हमने क्या किया? उनको क्रम से लगा लिया। तो इनके नाम क्या हैं? TS से हमारा हो जाता है थोरियम, PA से हो जाता है प्रोटेक्टनियम, U से हो जाता है यूरेनियम, नेप्टूनियम NP, प्लूटोनियम PU, AM अमेरिशियम, CM क्यूरियम, BK बर्केलियम, CF कैलिफोर्नियम और ES आइंस्टाइनियम
फर्मियम, मेंडिलिनियम, मेंडिलिबियम, ये मेंडलीव के सम्मान में जब वो खत्म हुए थे तो उनके सम्मान में क्या है, इस तत्व का नाम मेंडिलिबियम रखा गया था। नोवेलिनियम NO और लोरेंसियम LR। तो हमारी जो श्रेणी होती है वो कहाँ से चलती है, थोरियम से लेकर के लोरेंसियम तक चलती है, जिनके तत्वों के हमने क्रम से नाम जो है वो इस प्रकार यहाँ लिख दिए हैं। सही से लिखे हैं, याद करने की ट्रिक है, अच्छे से आप ट्रिक याद कर सकते हैं। हालांकि आप अपनी भी कोई ट्रिक बना करके इनको याद कर सकते हैं। याद करना है आपको, अपने को क्या है कहीं से ट्रिक मिले या आप स्वयं बना सकें। देखिए बनाई हुई जो ट्रिकें होती हैं उनको अच्छे तरीके से ज़िंदगी में जिया जा सकता है। जिस चीज़ को हम बना करके स्वयं के अंदर जीते हैं वो हमें बहुत अच्छे से याद हो जाती हैं, क्योंकि मैंने अपने तरीके से बनाई है, मुझे याद है कि इसमें क्या क्या शब्द लगाना है। रटने की तरीकी जो ट्रिक होती है वो थोड़ी अलग हो जाती है। हालांकि हाँ, रटने वाली ट्रिक भी अगर आपको अच्छे तरीके से याद हो गई है, माइंड में बैठ गई है, सेटअप बैठ गया है, तो आपको वो भी अच्छी लगने लगती है। चलिए तो हम क्या करते हैं इसमें, अब लिखते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने अभी जो आपको बताया था एक्टेनॉइड का, वो था हमारा 7s में 2 इलेक्ट्रॉन। उस समय हमारे जो डी में, ये तो हम किसकी लिख रहे हैं, ये हम लिख रहे हैं एक्टेनॉइड का भी। डी में 1 इलेक्ट्रॉन था, F तो 0 है ही क्योंकि F में भरा ही नहीं जाएगा। जैसे ही हम थोरियम का भरते हैं तो थोरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने के लिए सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, क्योंकि हम F ब्लॉक की श्रेणी पढ़ते हैं तो F ब्लॉक में जाना चाहिए। लेकिन F ब्लॉक में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि हमने पिछले वाले वीडियो में कक्षकों का स्थायित्व बताया था, उपकोषों का स्थायित्व बताया था कि कौन सा उपकोष जो है वो कितना स्थायी होता है और कब स्थायी होता है। तो नीचे हमने स्थायित्व का क्रम लिखा था। अभी क्या है, इसमें डी में 1 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, F कक्षक में क्या है 0 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात वो 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से F उपकोष जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से अनस्टेबल नहीं होना चाहता। तो ये तो हमने बात अपनी लैंग्वेज में बता दी। बाकी क्या ये होता है कि इसकी ऊर्जा जो है वो 6d से ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा d में ऊर्जा होने के यह इलेक्ट्रॉन जो है वो उस उपकोष में जंप नहीं कर पाता, तो वो इलेक्ट्रॉन वापस आकर के क्या हो जाता है, डी में भर जाता है। अर्थात इसको क्या कर सकते हैं हम, F ब्लॉक श्रेणी का तत्व नहीं मान सकते। लेकिन जब ये ऑक्सीकरण संख्याएं प्रदर्शित करेगा तो उसमें इस प्रकार की घटनाएं उत्पन्न हो जाती हैं, क्योंकि ये उत्तेजित होकर के उधर चला जाता है। तो इस समय इसका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा हमारा S में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, D में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, F में हमारे 0 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो यहीं से हम क्या करते हैं, एक्टिनॉइड श्रेणी का यानी 5F श्रेणी का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। 5F श्रेणी का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब है जो बाह्य कोश है हमारा n मान लिया, तो हमने क्या लिखा n, S में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 2। इसके बाद हमारा कोश जो चलता है वो होता है 6d, तो 6d में इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, 6d में इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और 4F में सॉरी यहाँ हम लिख दिया n-1, NS2 n-1। अब क्यों क्या n-1 हो जाएगा, क्योंकि जब हम 7वां ले रहे हैं तो अगला क्या होगा 6, तो हम अगर 7 लिखेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना होगा, 6 में से 7 में से 1 कम करेंगे 6, और 6 का क्या आएगा D, और D में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं 2। इसके अगला जो चलेगा वो हमारा होगा n-2, और F में क्या भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो अभी जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो हमारे क्या भरे गए हैं, 0 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं। ठीक है, इसके आगे चलेंगे। इसके आगे क्या क्या है, ये वाला क्रम हमारा वो का वही रहेगा, हमने इसमें एज ए टैच लिख दिया, जैसे के तैसे, एज ए टैच का मतलब ऐसे के तैसे। और ये भी हमारा क्या है, S में हमारे 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो हमने उसमें भी क्या कर दिया, ये वाले इलेक्ट्रॉन भर दिए। इसके बाद क्या होगा, अगला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो हमारा 5F में जाएगा। तो 5F में 1 इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तभी क्या होगा, जो 6d है उस 6d से जो इसका इलेक्ट्रॉन था F श्रेणी का, वो इलेक्ट्रॉन भी निकल के उसमें चला जाएगा। तो यहाँ कितने हो जाएंगे 1, और यहाँ 1 की बजाय कितने हो जाएंगे 2। तो यहाँ इसमें क्या है, F में 1 इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, F में क्या हो गए 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। आगे की ओर यही क्रम चलता रहेगा। तो 5F में कितने हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 5F में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब इसमें क्या आ गया, 6d में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी क्या आ गया 6d में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये हमारा क्रम चलता रहेगा। लेकिन आगे क्या होगा, जैसे ही F उपकोष में
आधे से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, वैसे ही इसकी ऊर्जा जो है वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इसकी ऊर्जा कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जब बढ़ जाएगी तो अगला आना चाहिए हमारा क्या है, 5f में 5वां इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। तो होगा क्या कि 6d का एक इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें चला जाएगा, क्योंकि ऊर्जा में क्या हो गया, अंतराल हो गया। जब एक इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाएगा तो इस जगह कितने हो जाएंगे 0, और 5 की जगह कितने हो जाएंगे 6, अर्थात अब हमारा इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बन जाएगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल के आगे चला गया। बाकी की सिचुएशन अभी यही चलती रहेगी। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा Rn86 और बाहर क्या लिखा हमने 7 में s 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये कंडीशन हमारी सबके साथ चलेगी, इसलिए अभी हमने ये कंडीशन को एज ए टैच कर दिया। ये सिंबल जो होता है वो एज ए टैच, इसका मतलब है ये जैसे कि तैसा लिखा रहेगा, इसमें हमें कोई चेंजिंग नहीं करनी पड़ेगी। आगे देखेंगे अब हम आगे हमारा क्या है कि यहाँ पर जो है वो 6d कैसा है, खाली है। तो हमें 6d को भी खाली लिख लेना पड़ेगा, क्योंकि आगे हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी जगह की। और यहाँ पर हमारे क्या हो गए 5f, ठीक है। तो अभी हमारे 5f में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। अगला इलेक्ट्रॉन जाएगा 7। अब ये कक्षक कैसा हो गया, स्थायी हो गया। जब ये कक्षक स्थायी हो गया तो अगला जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो हमारा यहाँ नहीं जाएगा, यानी अब हमारे 5f में कितने जाने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए, लेकिन नहीं जाएंगे। अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, हमारा 6d में चला जाएगा, क्योंकि ये कक्षक कैसा हो गया, उपकोष कैसा हो गया, स्थायी हो गया। यानी इनके सभी कक्षक जो है वो कंप्लीट हो गए, हाफ फिल्ड हो गए। और हाफ फिल्ड कक्षक जो है वो कैसे हो जाते हैं, हाफ फिल्ड कक्षकों के कारण को उपकोष जो है वो स्थायी हो जाता है। अगली जैसे ही हमारा क्या होगा, आगे जैसे ही हमारा टर्म ये चलेगा, इसमें क्या होगा, पेयरिंग की शुरू हो जाएगी। तो पेयरिंग शुरू होने का मतलब है कि जब 5f में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, उस समय इसका भी 6d में 1 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। लेकिन 6d का ये जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहाँ तो पेयरिंग शुरू हो गई, ये स्थायी होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन आया था कि भाई तेरा स्थायित्व ना बिगड़ जाए, रख लिया था इसने। लेकिन अब क्या है, जैसे इसने पेयरिंग शुरू कर दी है तो ये इलेक्ट्रॉन भी जंप करके आगे चला जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 0, और यहाँ क्या हो जाएंगे +1 जुड़ जाएगा, अर्थात 5f में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 9। तो कंडीशन क्या क्या है, कंडीशन है कि f में 1 इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, f में 5 इलेक्ट्रॉन नहीं रहते, और f में हमारे 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रहते, ठीक है। तो अगली कंडीशन फिर क्या होगी, ये 0 0 चलता रहेगा। कब तक चलेगा 0 0, वो आगे देखते हैं। अब ये क्या हो गए, 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 5f में कितने हो जाएंगे 10, 5f में कितने हो जाएंगे 11, 5f में कितने हो जाएंगे 12, 5f में कितने हो जाएंगे 13, और 5f में कितने हो जाएंगे 14। जैसे हमारे 5f में 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, वैसे ही ये कक्षक कैसा हो जाएगा, फिर सभी कक्षकों में कैसे हो जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बराबर भर जाएंगे। जब सारे इलेक्ट्रॉन बराबर भर जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे, तो ये कक्षक कैसा हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। कक्षक कैसा हो गया, ये स्थायी हो गया। जब स्थायी हो गया कक्षक, तो अब ये 5f, अगला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कौन सा, 103 का जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो अब 14 में नहीं भरा जाएगा, क्योंकि जगह ही नहीं है और स्थायी भी हो गया। तो अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 6d में जाएगा 1। तो कुछ अपवादित इसकी श्रेणी के जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं, उन्हें आपको थोड़ा याद कर लेना पड़ेगा। बाकी के क्या है कि जब इनका कोष बड़ा हो जाता है, यानी आकार कैसा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। बड़े आकार के होने के कारण नाभिक का जो प्रभाव क्षेत्र है वो बाह्य कोषों पर पूर्णतः नहीं लग पाता है। जब पूर्णतः नहीं लग पाता है तो ये क्या करते हैं, अपनी संयोजकताएं अलग अलग प्रकार की प्रदर्शित करना शुरू कर देते हैं। तो मैं बात कर रहा था इनकी, अब क्या है कि सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो क्या हो गया। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हमारे में डी में 0 इलेक्ट्रॉन भी रहते हैं, और डी में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं 2। डी में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं 2, और लोएस्ट कितना होता है 0। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हम कर देंगे कि 0 से लेकर के 2 इलेक्ट्रॉन तक रह सकते हैं। एफ उपकोष में कम से कम जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 0, और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं 114। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे, 0 से स्टार्टिंग होगी, एफ ब्लॉक श्रेणी कही जाएगी, लेकिन 0 से स्टार्टिंग होगी और वो 14 तक चलेगी। तो ये हमारे क्या रहे, एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व रहे, इनके ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहे, अपवादित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं। याद करने का सरल तरीका है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है,
और ये हमारे इस प्रकार। आगे के मैंने अभी बताया था, जो बता रहे थे वो इनकी ऑक्सीकरण संख्या की बात भी यही कर लेते हैं, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन उत्तेजित किए जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सबसे पहले बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित किए जाते हैं। तो बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन हमारा कौन सा है, एस के दोनों इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाएंगे। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो डी उपकोश से जाते हैं। तो डी उपकोश में देखिए 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रखा गया है। जब 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रखा गया है तो ये पहला इलेक्ट्रॉन भी चला जाता है। तो कुल मिला के क्या होगी, जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था बनेगी इनकी जाकर के वो क्या बनेगी, +K3 बनेगी। कितनी बनेगी, +K3। तो सामान्य जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है लेंथेनाइड तत्वों की वो +K3 बन जाती है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलेंगे। तो आगे क्या है, ये कक्षक जो है वो अपने स्थायी कक्षक बनाने के लिए ये अपने बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉनों को भी निकाल देते हैं। दूसरी बात क्या है कि ये इनके जो बाह्य कोश परमाणु त्रिज्या ज़्यादा होती है। परमाणु त्रिज्या जब ज़्यादा होगी तो प्रभावी नाभिकीय आवेश कम लगेगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश कम लगेगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉनों को निकाला जा सकता है। इसलिए ये क्या करेंगे हमारे, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये +K3 भी ऑक्सीकरण संख्या दर्शाएंगे, ये भी +K3 दर्शाएंगे, ये भी +K3, ये भी +K3। यहाँ से हमारे सब जो हैं वो +K3 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाएंगे। तो अब हम इसको हटा देते हैं, यहाँ 9 कर देते हैं और यहाँ पर +K3 ये +K3 जो है इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है। इसके बाद जो है वो हमारी +K4 ऑक्सीकरण अवस्था भी चलती है। तो थोरियम की जो है वो +K4 ऑक्सीकरण अवस्था से शुरू हो जाती है। तो हमारा क्या होगा, यहाँ से +K4, क्यों, क्योंकि यहाँ अब इलेक्ट्रॉन ये भी चला जाएगा तो यहाँ भी +K4 आएगी, 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 यहाँ भी +K4 आएगी। ये इस तरीके से हमारी जो है +K4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं बढ़ती चली जाती हैं। कहाँ तक चलती हैं, बर्केलियम तक। तो बर्केलियम तक हमारी क्या रहती है, +K4 ऑक्सीकरण अवस्था रहती है। बाकी के तत्व जो है वो +K3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। इसके बाद ऊपर वाले कमेंट को छोड़ देंगे तो यहाँ से जो है वो +K4 ऑक्सीकरण अवस्था भी शुरू, +K5। तो यहाँ क्या करेंगे हम, +K5, यानी इस तरीके से हमारे तत्व जो हैं वो अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से सबकी हो गई। ये हमारे क्या है, यहाँ से +K5 शुरू हो जाएगी, +K5 चलेगी। आगे वाले तत्व को फिर हम हटा देंगे। फिर यहाँ से क्या होगी, +K6 ऑक्सीकरण अवस्था शुरू होती है। और बाद के जो तत्व रह जाते हैं वो +K7 और +K7 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। तो ये तत्व जो है वो हमारे +K7 ऑक्सीकरण अवस्था भी शो करते हैं। बाकी की इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं जो है वो सामान्यतः कौन सी मानी जाती हैं, +K3 मानी जाती हैं। बाकी के इसके गुणधर्म जो हैं वो आपको बताएंगे। बने रहे हमारे साथ। ऑक्सीकरण संख्या हमने बता दी आपको। तो अब है हमारा परमाणु आकार एवं आयनिक आकार, परमाणु आकार एवं आयनिक आकार। तो पीछे भी हमने कई किताबों में पढ़ा है, पीछे भी हमारे वीडियो में बताया गया था कि परमाणुओं का आकार जो है वो धातु के धनायनों के आकार से कैसा होता है, बड़ा होता है। क्योंकि हमारे जब भी धनायन बनाएंगे तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाने के कारण परमाणुओं का आकार कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, आयनों का आकार भी होता है कि जैसे जैसे आयनों की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उनका आकार भी घटता जाएगा, क्योंकि इस पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है। ठीक है, तो वही बात होगी कि यहाँ पर क्या करते हैं, ये +K3, +K4, +K5, +K6 और +K7 ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। तो इनके परमाणु के आकार क्या हो जाते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाने के कारण घट जाते हैं। ठीक है, तो इनके क्या होते हैं, आगे जो हमारे 5F श्रेणी के तत्व होते हैं उनका परमाणु आकार 4F श्रेणी के जो तत्व होते हैं उनका आकार 5F श्रेणी से कैसा हो जाता है, थोड़ा कम होता है, क्योंकि वहाँ क्या हो जाता है, कोष बढ़ जाता है। बाकी की बात यही है कि इन पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाने से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे इनके आकार कैसे हो जाते हैं, कम होते चले जाते हैं, जो कि आपने पीछे की बात में पढ़ा था। तो 14 धनावेश इस पर भी बढ़ता है।
जब 14 धनावेश पे बढ़ता है तो इसका आकार भी क्या हो जाता है, घटना शुरू हो जाता है। इस आकार में क्या हो जाती है, कमी। और आकार की जो कमी है, आकार की कमी वो किसके कारण हो रही है, आकार की कमी एक्टिनॉइड श्रेणी के कारण होती है, श्रेणी के कारण होती है। जब इन श्रेणी के कारण है तो इन कमी हो रही है, कमी को क्या कहते हैं, संकुचन। तो इसे एक्टिनॉइड संकुचन कहते हैं, एक्टिनॉइड संकुचन कहते हैं। तो ये जो संकुचन होता है, इनके आकार में जो कमी आती है, कहाँ से, आपके थोरियम से लेकर के लोरेंशियम तक चलेंगे आप, तो आकार में क्या होती है, कमी आती है। क्या आती है, कमी। तो कमी ही क्या कहलाती है, हमारी संकुचन। और यह संकुचन किसके कारण आ रहा है, लेंथिनाइड तत्वों के, एक्टिनाइड तत्वों के कारण आ रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एक्टिनॉइड संकुचन कहा जाता है। ठीक है। बाकी की इसकी क्रियाशीलता जो है, जो क्रियाशीलता होती है वो हमारी 4F संक्रमण श्रेणी के तत्वों, अंतः संक्रमण श्रेणी के तत्वों के समान होती है। 4F अंतः संक्रमण श्रेणी के समान होती है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पीछे जो हमने पिछले वाले वीडियो में 4F संक्रमण श्रेणी में जो क्रियाशीलता बताई थी, उसमें हमें केवल लेंथिनम की जगह जो Ln प्लस करके हमने बनाया था +3 करके, उसकी जगह क्या करना है आपको, Ac+3 बना दें। यानी एक्टिनम +3 बना करके भी हमारे सारे तत्व लिखे जा सकते हैं, क्योंकि उनकी भी क्रियाशीलता जो है वो लगभग इन्हीं के समान होती है। तो बाकी के गुणधर्म जो है वो आपके किसके, F ब्लॉक तत्वों के समान चलेंगे, 4F ब्लॉक के तत्व समान चलेंगे। अब आएंगे इसके उपयोग। तो उपयोग में हम क्या कर रहे हैं, उपयोग में जो ले रहे हैं वो D ब्लॉक के भी लेंगे और F ब्लॉक के भी लेंगे। तो D ब्लॉक के और F ब्लॉकों के उपयोग तत्व बताएंगे। तो यहाँ देखिए क्या है, D ब्लॉक तत्वों के उपयोग में सबसे पहला जो उपयोग होता है उनका, वो होता है हमारा उत्प्रेरक के रूप में। उत्प्रेरक के रूप में क्या होता है, वेनेडियम का ऑक्साइड B2O5, ये क्या होता है, H2SO4 के संयोजन में इसका उपयोग किया जाता है। अमोनिया के निर्माण में क्या होता है, निकिल का, प्लेटिनम का, Fe का, इनका उत्प्रेरक किया जाता है। और इसमें मोलिब्डेनम भी लगाया जाता है। क्या लगाते हैं उसमें, मोलिब्डेनम जो है वो वर्धक का कार्य करता है। तेलों के कठोरीकरण में हमारा क्या होता है, निकिल लगाई जाती है। तेलों के कठोरीकरण में क्या करते हैं हम, निकिल का उपयोग करते हैं। अगला जो बताया इसमें, ये तो पहला पॉइंट हो गया, उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनके अंदर चुंबकत्व का भी गुण पाया जाता है, अर्थात इनकी चुंबकें भी बनाई जा सकती हैं, स्थायी चुंबक भी बनाई जाती है। जैसे हमारा आयरन का है, निकिल का है, कोबाल्ट का है, इनके मिश्रण से हमारा क्या बनाते हैं हम, स्थायी चुंबक का निर्माण करते हैं। इनकी मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं। आगे क्या है कि जब D ब्लॉक और F ब्लॉक तत्वों के परमाणुओं के आकार कैसे जाते हैं, लगभग समान हो जाते हैं, तो उनके निविड़ संकुलन में D के अंदर जो है वो दूसरे D ब्लॉक के तत्व भी हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो दूसरे D ब्लॉक के तत्व ऐड करेंगे या F ब्लॉक के तत्व ऐड करेंगे तो उनकी स्टेबिलिटी, कठोरता, तन्यता और स्थायित्व, ये सारे गुणधर्म बढ़ जाते हैं। तो उनका उपयोग जो है वो हम किस में करते हैं, मिश्र धातुओं के बनाने में भी किया जाता है। अगला जो आता है हमारा Mn, हमने आपको एलिमेंट को पढ़ाया था ऑक्साइड KMnO4 और K2Cr2O7, ये जो है वो ऑक्सीकारक की तरह भी इनका उपयोग किया जाता है। तो जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता है, यानी हमारे प्रयोगशाला में जो आयतनी विश्लेषण होता है, आयतनी विश्लेषण में भी इनका ऑक्सीकारक के रूप में यूज किया जाता है। तो पदार्थों को ऑक्सीकरण करने में भी इनका उपयोग किया जाता है। बाकी के हमारा क्या होता है, कांच उद्योग है, वस्त्र उद्योग है, टेक्सटाइल उद्योग है, उसमें इनका उपयोग जो है वो ऑक्सीकारक के रूप में भी किया जाता है। आगे हम क्या करेंगे, हमारे जो पदार्थ है ना, D ब्लॉक के तत्व है, वो D ब्लॉक के तत्व मिश्र धातुओं के बनाने में भी उनका यूज किया। तो बता दिए वो मिश्र धातु, तो आपको बता दिए कॉम्प्लेक्स बनाने में किया जाता है, क्या होता है, संकुल बनाने में किया जाता है। संकुल D ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वो संकुल बनाने में इनका अधिक योगदान होता है। बाकी के हमारे F ब्लॉक भी तत्व जो है वो भी संकुल बनाते हैं।
ठीक है। एफ ब्लॉक के तत्व भी क्या करते हैं, संकुल बनाते हैं। तो इनका विशेषकर उपयोग हमारा इस तरीके से ये रहा। अगला जो हम उपयोग देखेंगे वो क्या देखेंगे, एफ ब्लॉक का। तो जो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं, एफ ब्लॉक में जो तत्व होता है सीरियम, वो नाइट्राइट के रूप में, यानी सीरियम NO3 का होल थ्राइस जो सीरियम नाइट्राइट है उसका उपयोग मेंटल के बनाने में करता है। किसके में, मेंटल, यानी मेंटल का मतलब पागल नहीं है। मेंटल का मतलब होता है जो पेट्रोमैक्स में एक कपड़े जैसी जाली लगाई जाती है जिससे हमारा लाइट प्रकाश उत्पन्न होती है, उसके बनाने में किया जाता है। सीरियम के जो नाइट्रेट है उसका उपयोग जो है वो गुणात्मक विश्लेषण में किया जाता है, गुणात्मक विश्लेषण में भी इनका उपयोग किया जाता है। आगे जो हमारा क्या है, एफ ब्लॉक के तत्वों में यूरेनियम थोरियम, यूरेनियम और थोरियम जो तत्व है उसका उपयोग नाभिकीय ऊर्जाओं में किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे उपयोग हमारे डी और एफ ब्लॉक तत्वों के हैं। बाकी की आगे इसकी हेडिंग एक रह जाती है, उस हेडिंग को मैं अभी और बता देता हूँ। बाकी का हमारा ये चैप्टर जो है वो धीरे धीरे खत्म हो गया। तो अगला इसका लास्ट पॉइंट और है इस पार्ट का, वो है 4F तथा 5F तत्वों में अंतर। हालांकि ये बिंदु जो है वो हमारा आवर्त इससे हटा दिया है, लिखाया नहीं गया है, थ्योरेटिकल नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे जब कोर्स में ये 4F ब्लॉक और 5 ब्लॉक के दोनों एलिमेंट हैं तो उनके अंदर डिफरेंस भी हमें आने चाहिए। तो सबसे पहले क्या है कि 4F यानी लेंथेनॉइड के तत्व +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं, और ये क्या करते हैं, +2 ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाते हैं। यानी 5F श्रेणी के तत्व जो होते हैं वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाते हैं। दूसरी होती है लेंथेनाइड तत्व, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लेंथेनाइड तत्व बोल रहा हूँ, आप उनको नोट कर सकते हैं। लेंथेनाइड तत्व +4 +5 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। +4 +5 ऑक्सीकरण अवस्था कुछ तत्व दर्शाते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था कुछ तत्व दर्शाते हैं। इसमें ये लगभग सभी दर्शाते हैं, ये लगभग +4 से लेकर के +6 +7 +7 ऑक्सीकरण अवस्था सभी दर्शाते हैं, सभी दर्शाते हैं। यानी वो नहीं है, पीछे जो हमने बताए थे अभी कि कुछ तत्व जो नीचे से थे वो नहीं दर्शाते। उसका मतलब है कि जब ये उच्च ऊर्जा जाएंगे तो ये भी उच्च ऊर्जा पर अधिक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएंगे। इसमें क्या होता है, PR प्रोमीथियम तत्व जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। प्रोमीथियम तत्व रेडियो एक्टिव है, ये सभी रेडियो एक्टिव हैं। 5F के सभी तत्व रेडियो एक्टिव हैं, के सभी तत्व रेडियो एक्टिव हैं, रेडियो एक्टिव हैं। ठीक है, ये सभी तत्व कैसे हैं, रेडियो एक्टिव हैं। इनके क्या है, ये कम सारी हाइड्रोक्साइड देते हैं, बनाते हैं, कम सारी हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ये अधिक सारी हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। इनके हाइड्रोक्साइड होते हैं अधिक सारीय होते हैं, अधिक सारीय होते हैं। ये इनके ऑक्साइड इनमें ऑक्सीधनाइन नहीं होते हैं, ऑक्सीधनाइन, या इनके ऑक्साइड जो हैं वो धनावेशित नहीं होते हैं। इनके ऑक्साइड धनाइन नहीं होते, धनाइन नहीं बनाते। इनके ऑक्साइड जैसे यूरेनियम का ऑक्साइड जो है वो धनाइन होता है, UO2 जो है वो धनाइन होता है, TiO2 जो है वो धनाइन होता है,
ये इनके ऑक्साइड क्या है, ये हो गए धनायन बनाते हैं, धनायन बनाते हैं। तो ये इनके क्या हो गए, बहुत सारे कमेंट हो गए। तो इन्हीं कमेंटों के साथ अर्थात F ब्लॉक, 4F ब्लॉक तथा 5F ब्लॉक श्रेणी के तत्वों के डिफरेंस के साथ साथ हमारा ये जो पाठ था वो ख़त्म हो गया। इतना ही। इसी वीडियो के साथ आप देखते रहें, हमारे साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, पुराने वीडियो भी देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।